नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां गैंगरेप पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया है और पिता का पता लगाने के बाद के लिए 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। मतलब जो नाबालिग या एक तरीके से कहें कि जो गैंगरेप पीड़िता है, उसने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसका पिता कौन है, यह पता करने के लिए 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट और 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट। और 20 अक्टूबर 2023 को यह पूरी घटना हुई थी, यानी ये पूरा गैंगरेप हुआ था और 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 4 को गिरफ्तार किया गया था और युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसे 2 बार बेचा भी गया। तो एक सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। बच्ची के पिता का पता लगाने के लिए ठाकुरगंज पुलिस गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवा रही है। 18 अक्टूबर को पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोपी प्रकाश, कमल कुमार, श्रवण और अवधेश यादव के ब्लड सैंपल लिए गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद बच्ची के जैविक यानी बायोलॉजिकल पिता का पता चल सकेगा। इससे पहले भी पीड़िता और 4 आरोपियों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन सैंपल प्रयोगशाला पहुंचने के बाद 72 घंटे से ज्यादा का समय लगने से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चिकित्सकों ने सैंपल लेने से इंकार कर दिया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आमान, ये जो सामूहिक दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कराया, जांच की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, विस्तार से बताइए आमान। शिवम, आपको बता दें ये मामला राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का बताया जा रहा है, जहाँ पे एक क्षेत्र है थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पर पीड़िता और प्रकाश नामक व्यक्ति साथ में रहते थे। और उसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश ने जो पीड़िता थी उसको बहला फुसला के सीतापुर ले जाता है। सीतापुर में जो इसका एक साथी था जिसके हाथ से पीड़िता को बेच देता है। ये इसके साथ बेचने के बाद ये तकरीबन बताया जा रहा है कि ये 2 दिन तक उसके पास रहती है। 2 दिन के बाद वो जो सीतापुर निवासी था उसने सरवन यादव और उसके एक अन्य साथी उसके हाथ 2 दिन रखने के बाद उनको उसके हाथ बेच दिया। तो वहां पे जो पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं जिस तरह से कि वो दोनों जो सरवन यादव और उसका साथी था अवधेश, इन लोगों ने पीड़िता को बंधक बना के रखा, उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब मामला उसने देखा, टूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहाँ पे उसके घर पर हलचल मचने लगी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पीड़िता को छोड़ा, जिसके बाद से पूरा मामला पुलिस के अंडरटेकिंग आ गया। पुलिस पूरे मामले में छानबीन करने लगी और उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं तो अमान, ये जो पूरा सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, इस मामले को पुलिस तक लेकर गया कौन? मतलब शिकायत कैसे दर्ज हुई, ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये बताइए। शिवम, आपको बता दें जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, तो इस तरह से बताया जाता है कि पीड़िता जब वहां से किसी तरह से अपने आप से बचा के आई, तो पीड़िता ने ये पूरा मामला पुलिस को लिखित तहरीर के रूप में दिया, जिसके बाद से इस मामले का संज्ञान पुलिस ने लिया। पुलिस के संज्ञान लेने के बाद उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन सवाल एक बार फिर शिवम खड़े होने लगे हैं कि जो गैंग रेप पीड़िता थी वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है, तो सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि वो 4 लोगों ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, उसका जैविक पिता कौन है? तो सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, जिसको लेके पुलिस ने या पुलिस प्रशासन ने उन 4 के ब्लड सैंपल लिए हैं और ब्लड सैंपल प्रयोगशाला में भेजे हैं। सैंपल के बाद जो टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पता लग पाएगा उन 4 आरोपियों में से उस बच्ची का पिता कौन है। अमन,
चार की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, और डीएनए टेस्ट कीजिए, मान लीजिए सैंपलिंग आ जाती है, उसके बाद क्या होगा? जिस तरह से अधिकारी अपने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका जिस तरह से कहना है कि ये विवेचना का एक पार्ट है, उसमें ये जब सिद्ध हो जाएगा उसके बाद वो कोर्ट फैसला करेगा कि उसके बाद क्या होना। फिलहाल अभी जो पुलिस की जिम्मेदारी कही जाए या प्रशासन की जिम्मेदारी कही जाए, वो जिम्मेदारी है कि उनका डीएनए टेस्ट करा के उसके जैविक पिता का पता लगाना है। उसके बाद पूरा मामला मुकदमा लिखा हुआ है, उसमें पूरा मामला कोर्ट में ही चलेगा, वही कोर्ट में ही फैसला होगा। ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 4 का डीएनए सैंपल लिया गया है और उसे टेस्टिंग करने के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया। सीएम ने डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता संजय शुक्ला ने कार्यक्रम में शामिल लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। आकांक्षा समिति का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अपना एक इतिहास रहा, जो आज़ादी के इतिहास में भी माना गया। आकांक्षा समिति के कार्यक्रम में जो झांसी मंडल का ये स्टॉल लगाई गई है, अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत दिख रही है। आइए जानना चाहते हैं कि ये क्या विशेष है इसमें, और आप आकांक्षा समिति में आकर के यहाँ लखनऊ आई हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अरुणा शर्मा, मैं झांसी से आकांक्षा समिति से हूँ। मेरा यहाँ इस सप्ताह का काम है, मैं इसको सेल करने के लिए, योगी जी का प्रोग्राम है उसमें, उसके लिए आई हूँ। ये कार्यक्रम आप पहली बार आओ नहीं हो कि पहली बार आई? इस कार्यक्रम में हम पहली बार आए हैं, लेकिन काफी समय से हम ये आकांक्षा समिति से जुड़े हुए हैं। और प्रशासनिक तौर पे आकांक्षा समिति से आपको क्या सहयोग मिलता है? अच्छा, आप इस कार्यक्रम से आगे बढ़ती हैं। आकांक्षा समिति के अन्य इस पे हमारे साथ में जो लोग हैं, इनसे भी हम बात करना चाहते हैं कि ये आकांक्षा समिति के जो प्रोडक्ट हैं और ये बेच रहे हैं, तो इससे आपको क्या लाभ होगा और कैसे लोग जुड़े। मैम, स्वागत है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम आस्था बुंदेला है और मैं आज यहाँ पर खड़े होकर अपने बुंदेलखंड के बेर को विजुलाइज कर रही हूँ सबके सामने। हमारी कंपनी का नाम है अब्रोसा और आज हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं श्री योगी जी के सामने और बहुत सारे अधिकारियों के सामने। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने ये देखा झांसी के स्टॉल पे जो आपका ये प्रोडक्ट था, उसके लिए आप आई हैं। आप इस कार्यक्रम में आकर के भी अपने आप को बहुत धन्य महसूस करें। अब हम आ गए हैं आकांक्षा समिति का, झांसी मंडल का ही कार्यक्रम है। क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के पास में? ये पैरदान है, दरी है, आसन है और ये बैग भी है, हाथ के बने बैग। ये हाथ के बने बैग है। आपका क्या नाम है? आप इस स्वयं सहायता समूह में क्या चीजें हैं आपके? सर, मेरा नाम अदिति राकेश है और मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स का। हम फुल्ली ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स बनाते हैं जो कि महिलाओं की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये क्योंकि ऑर्गेनिक है, 100% बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे एनवायरनमेंट को भी कोई हानि नहीं होती है और कॉस्ट में भी जो इसका प्राइस है वो भी कम से कम रखा गया। कितना प्राइस है इसका? जैसे मार्केट में 35 रुपये 48 रुपये का आता है, हमारा 20 रुपये 25 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 32 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जिससे हर महिला इसको इस्तेमाल कर सकती है। आकांक्षा समिति 1992 से झांसी में संचालित है, जहां 5000 से अधिक हमारे समूह अपना कार्य कर रहे हैं और उसका एक नमूना झांसी के बबीना ब्लॉक की दीपक मजूमदार हम एक पेड़ माँ के नाम आपको भी सौंप रहे हैं। और ये बहनें हाथ से बुने कपड़े जी, बैग वगैरह बनाते हैं, शकुंतला जी और गोपाल जी के फ्रॉक बनाते हैं। बढ़िया। आप लोग गवर्नमेंट से भी जुड़े हैं कि प्राइवेट स्तर पे काम कर रहे हैं? हमारा NRLM जो ग्राम विकास जीविका, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगी, इन्होंने इनको आर्थिक सशक्त किया।
नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता में ये पंजीकृत हमारी बहनें हैं। और 17 शिल्पी लेकर हम झांसी से आए हैं, 5 ललितपुर, 5 हमारे जालौन के, जो वहाँ का मूर्ति कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला, घर में ये जो बचे हुए कपड़े, हमारा हैंडलूम है, रानीपुर हैंडलूम जो लुप्त हो गया था, उसको बुनकरों को आकांक्षा समिति ने पहचान दी है। आकांक्षा समिति के माध्यम से झांसी मंडल में ये आप जितने भी जिले आते हैं, चाहे जालौन हो, चाहे ललितपुर हो, वो सारी संस्थाओं के माध्यम से सबको जोड़ा गया है। सारे जिले की महिलाओं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जिससे हमने अभी बात किया, ये मैम 1992 से ये आकांक्षा समिति से जुड़ी हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ संजय शुक्ला, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान लखनऊ। आकांक्षा संस्था द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ये सारे जो भी संस्थाएं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम के लिए आई हैं, इसकी चेयरमैन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी होती हैं और उनके द्वारा सभी विभागों से जुड़े लोगों का ये कार्यक्रम होता है। हम लोगों के बीच में मुख्य सचिव की पत्नी रश्मि जी भी हैं और लोक गायिका जो बिहार की मैथिली सिंह भी हैं, वो हम लोगों के बीच में ही है। ये स्टेज के ठीक बगल है। आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां हैं और इस कार्यक्रम से क्या लाभ मिलता है लोगों का, और इस कार्यक्रम को लेकर के पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी रूपरेखा क्या बनाई है। मैम, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है और इसकी क्या रूपरेखा? देखिए, आयोजित किया जाता है कि बात नहीं है, पहली बार आकांक्षा हाट आयोजन किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी जो है जिसका शुभारंभ हुआ है। और ये जो आकांक्षा हाट है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जिले की जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनके हर तरह के हाथ से बनाए हुए उत्पाद जो है वो यहाँ पे आए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, दीदी हैं, वो अपने श्रम से कितना अच्छा काम करती हैं और लोग उसको कैसे प्रोत्साहित करें, खरीद करके, उनके सामान को क्रय करके। ठीक है। और दूसरा कि हमारा जो आकांक्षा संस्था है, उनके डिजाइन को, मार्केटिंग को, ब्रांडिंग को, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने आज एक SRLM के साथ में एक MOU भी साइन की है। तो उस MOU में एक पारस्परिक जो समूह की दीदियां हैं हर जिले में है, और हमारी आकांक्षा समिति जो कि हर जिले में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पत्नी है या उनके नॉमिनेटेड बाकी जो लोग रहते हैं समिति में, वो इन दीदियों के साथ में, समूह के साथ में मिल करके उनके आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि युवा कलाकार संस्कृति से जुड़े मैथिली सिंह भी हम लोगों के बीच में है, जो रश्मि जी के ठीक बगल बैठी हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो युवाओं का देश माना जाता है, बहुत बड़ी युवा की संख्या पर यहाँ है। हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग गायकी में जो इस स्तर पे देश विदेश में भी अपना नाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? संस्कृति के माध्यम से गायिका में क्या एक नया बदलाव लाना चाहिए? मैथिली जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो नए बच्चे संस्कृति में आना चाहते हैं, गायन में आना चाहते हैं? सबसे पहले आकांक्षा हाट के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज खासकर इस कार्यक्रम के लिए रश्मि मैम ने बुलाया है, और मैं आकांक्षा से खुद बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं अलग अलग ज़िलों में महोत्सवों के लिए जाती हूँ और वहाँ पे हर ज़िले में, यूपी के हर एक ज़िले में उनकी जो DM की वाइफ होती हैं वो आकांक्षा के प्रोडक्ट्स मुझे गिफ्ट करती रहती हैं। मैं हमेशा सोचती थी ये है क्या, लेकिन पहली बार आकांक्षा हाट का आयोजन हुआ है आज लखनऊ में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, और ख़ासकर जो यूथ को रिप्रेजेंट करने की बात है तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। कैसा लगा मनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलकर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं वो, और उनके विचार बहुत ही क्लियर हैं, और अपने प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरीके से हमेशा खड़े रहते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे संस्कृति के क्षेत्र में जो बच्चे आना चाहते हैं, जो बच्ची आना चाहते हैं, आप तो देश विदेशों में भी गायन की प्रतिभा को लेकर आगे बढ़े, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। संगीत के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहती हैं तो अभ्यास जारी रहे। मैं आगे चल करके, मेरा एक सपना है कि मैं भी अपना एक म्यूजिक स्कूल खोलूँ, और स्पेशली लड़कियों के लिए। धन्यवाद। आपने सुना मैथिली जी का कि वो आगे चल करके भी एक अपना स्कूल खोलना चाहती हैं।
उस स्कूल के माध्यम से ये ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियों के गायन के क्षेत्र में तैयार करना चाहती हैं जो देश विदेश में नाम कर सके। वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी अपने को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आकांक्षा के माध्यम से जो हमको यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलाया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। सहयोगी राहुल के साथ संजय शुक्ला, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हवा की सेहत ठीक करने के लिए तालकटोरा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां अलग अलग समय पर चलेंगी और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके खराब स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदूषण के मुद्दे पर विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए। तो वहीं श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान ने आज थाना सदर बाजार क्षेत्र में अवैध मांस पकड़े जाने का दावा किया है। श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि उनके 3 साथी गौ सेवकों ने एक स्कूटी सवार से 25 से 30 किलो अवैध मांस बरामद किया है, जो कि गौ मांस प्रतीत हो रहा है और इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मांस को कब्जे में ले लिया और टेस्ट के लिए लैब भेज दिया है। टेस्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये गौमांस है या अन्य किसी जानवर का मांस है। बहरहाल गौ सेवकों ने इस मांस को गौमांस होने का दावा किया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ दारा सहदेव, शिव कुमार पंडित जी, नीलू यादव, दारा पंडित, हम एक गोकुल बैरा से गाय का रेस्क्यू करके औरंगाबाद की तरफ आ रहे थे। तभी हमें एक स्कूटी पर 2 अज्ञात व्यक्ति और उस पर एक बोरा रखा हुआ था जिससे भी थोड़ा सा खून टपक रहा था। शक के तौर पर उस स्कूटी को हमने 112 बटालियन के सामने वेटनरी कॉलेज पर रोका। जब उसने हमने बोरा खुलवाया तो उसमें मांस था। तभी उसमें से एक राहुल खान नाम का व्यक्ति जो निवासी मावन का है, उसमें पहले से 5 मुकदमे चल रहे हैं, वो भागने में कामयाब हो गया है। जो दूसरा पकड़ा वो अपने आप को विनय चौधरी उर्फ फौजी बता रहा है। अभी उसकी वाइफ यहाँ पे छुड़ाने आई है और उसकी एक वाइफ का फोन आ रहा है बुलंदशहर से, उसका भी हमने प्रूफ मंगाया है। अभी इसमें ये मालूम करना पड़ेगा इसकी वाइफ ओरिजिनल है कौन सी है। राहुल खान को पहले से ही जानते हैं और गौरव छकों का वो गौरव तस्कर है। बहुत मुकदमे है, भैंस चोरी के, भैंस कटाने, कई मुकदमे होते हैं। अभी पकड़ा एक ही बार नहीं गया। वो 70 kg के कोशिश हो रहा है, 60 kg का बिल दिखा रहे हैं लोग, लेकिन जो हमने बिल भी देखा वो बिल पोल्ट्री का है, वो भी औरंगाबाद की शॉप का है। वहीं मोदाग क्षेत्र के सिजनोड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका को हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया था, जिस पर प्रधानाध्यापिका ने एक ग्रामीण सहित शिक्षा मित्र पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों सहित तहसील गेट पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। एसडीएम ने लोगों को समझा बुझाकर उनका ज्ञापन लिया और जाम खुलवाया। लोगों ने 48 घंटे के अंदर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव में प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका के खिलाफ ग्रामीणों ने पिछले अक्टूबर माह में एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अभिभावकों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही उसको विद्यालय से हटाए जाने की मांग की थी। पिछले 3 नवंबर को प्रधानाध्यापिका ने गांव के हरिओम साहनी और शिक्षा में शांति देवी सहित 8 अज्ञात लोगों पर शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचाने और विद्यालय अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के पठानपुर इलाके में 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने चादर के फंदे से फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के पठानपुरा इलाके के तहसील के पीछे रहने वाले 14 वर्षीय किशोर मनीष पुत्र राम प्रताप ने अपने मकान की दूसरी मंजिल में चादर के फंदे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो मेरठ फलावदा थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में प्रधान पति पर दबंगों ने हमला किया। दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि धारदार हथियार से हमला कर दबंगों ने युवक को बेहोश कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से कार्रवाई करने की मांग की है।
तो वहीं झांसी के बरुआ सागर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पिछले दिनों राजमार्ग स्थित एक किराने की दुकान पर बैठी महिला से बाइक सवारों ने झपट्टा मारकर जंजीर लूटी थी और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि अंजनी माता मंदिर के पास बदमाश संदिग्ध हालत में मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक मुख्य बदमाश दीपक झा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से जंजीर और बाइक भी बरामद की। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दल एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच मैनपुरी के करहल से उपचुनाव को लेकर सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। शिवपाल यादव ने अपने बयान में कहा कि उपचुनाव में जनता सपा के साथ है। बीजेपी ने उपचुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? सपा ने उपचुनाव में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। हमारी पार्टी ने महिला को पूरा आरक्षण दिया है। बीजेपी किसान को खाद भी नहीं दे पा रही। बीजेपी सरकार में किसान खाद के लिए भटक रहा है। मन बना जनता के सामने सब जनता ने मन बना लिया है, जनता वोट डालेगी और हम तो कहेंगे कि आयोग से भी हमारी निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव। यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी, और इसलिए उनसे कहना चाह रहे हैं जब ये नौकरी में आते हैं प्रशासन के तब शपथ लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं, ईश्वर की कसम लेते हैं और हम निष्पक्ष काम करेंगे। तो निष्पक्ष काम करना होगा। उनको भी देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देख चुके हैं। जनता सबको समझती है और जनता केवल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को साइकिल का बटन दबा करके जिताई। हमें 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतनी चाहिए और 5 महिलाएं हैं इसमें। तो महिलाओं से लेकर के सभी 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, 50% से ऊपर आरक्षण मिल गया और वो एक भी सीट नहीं दे पाए महिलाओं को। बताओ तो उनका वादा झूठा निकला। महिला आरक्षण लाए थे। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद से यह बड़ी खबर है। कुंदरकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पर केस दर्ज हो गया है। रिजवान बेटे सहित 10 से 15 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हो गया है। सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज करना, मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है और थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे। कुंदरकी विधानसभा सीट में उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान। कुंदरकी सीट से मुरादाबाद के नगर के थाना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है और इस पूरे मामले में बेटे सहित 10 से 15 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कुंदरकी से प्रत्याशी है हाजी रिजवान। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।